आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और प्रोग्राम में टाइप कास्टिंग किस तरह यूज करते हैं। ये सारे वो है जो एग्जाम में आ सकते हैं पूरे टॉपिक्स का। वेरिएबल डिक्लेरेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम है कि हम वेरिएबल का नाम बताएं और उसकी टाइप बताएं। ठीक है, वेरिएबल का नाम दें और उसकी टाइप दें, इस चीज को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अ वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। अब वेरिएबल जो है उसे यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर आप डिक्लेयर किए बगैर यूज करेंगे तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर वो एरर जनरेट कर देगा। जबकि विजुअल बेसिक जो है वो इस चीज को अकोमोडेट कर देती है कि अगर आपने डिक्लेयर किए बगैर अगर यूज किया तो वो उसे रन टाइम पे डिक्लेयर कर देती है। लेकिन सी प्लस प्लस या सी या जावा वगैरह में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है कि आप डेटा टाइप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट पे सबसे पहले, और डेटा टाइप में लिखेंगे जो कल हमने पढ़ाई थी, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग इंट है, डबल है, क्या है, और आगे वेरिएबल का नाम देंगे और वेरिएबल का नाम उन रूल्स को फॉलो कर रहा होगा जो कल हमने पढ़े थे। मसलन कौन से रूल पढ़े थे? हमने ये रूल पढ़ा था कि भाई वो रिजर्व वर्ड नहीं होगा, उसके दरमियान स्पेस नहीं होगा वेरिएबल नाम के, और वो हमेशा अंडरस्कोर से शुरू होगा, वो हमेशा, या क्या कहते हैं, अल्फाबेट स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट से शुरू होगा। वो जनाब अली उसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा, अगर नंबर आएगा तो वो एंड में आएगा। और इसी तरह के हमने 7-8 रूल पढ़े थे। ठीक है, तो वो उन रूल्स को फॉलो करता हुआ वेरिएबल नेम होगा। अगर उनमें से कोई एक भी रूल वायोलेट होगा तो बेटे ये जो आपका वेरिएबल नेम है वो जो है एरर जनरेट करेगा, कंपाइलर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे फॉर लेट से इंट ए, और सेमी कॉलन लाजमी लगाएंगे आप इसके आगे। ठीक है, और अगर फर्ज कीजिए कि आपने एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, फ्लोट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी टी और सेमी कॉलन। ठीक है, आपने एक ही स्टेटमेंट में चार जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं, और हर उनमें से हर एक की डेटा टाइप जो है फ्लोट है, यानी वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट रिजर्व करेगा, और इसके अंदर डेसिमल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। जबकि ये इस स्टेटमेंट में आपने सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया है। आप चाहे तो हर वेरिएबल को इस तरह अलग से क्रिएट भी कर सकते हैं, और चाहे तो बल्क में भी क्रिएट कर सकते हैं। सही है, ये इट्स अप टू यू। जो डेटा टाइप यहाँ लिखेगी वो लिखी जाएगी, वेरिएबल जो है वो उसी डेटा टाइप का होगा। ठीक है, अब देखिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर, अपने प्रोग्राम को समझते किस तरह है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप प्रोग्राम स्टेटमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि प्रोग्राम में आपने करना क्या है। आपको जब वो चीज क्लियर होगी तो उसके बाद फिर आपने इस चीज पर गौर करना है कि आपका जो है उस प्रोग्राम में वेरिएबल कितने होंगे। सही है, वेरिएबल डिसाइड करेंगे तो उसके बाद आप डिसाइड ये करेंगे कि उन वेरिएबल की डेटा टाइप कितनी होगी। अगर किसी, कल भी मैंने बताया था एक रूल ऑफ थंब कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर काउंटिंग स्टोर होनी हो, ठीक है, तो वो जनाब अली वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर को आप इंट डिक्लेयर करेंगे। अगर किसी वेरिएबल के अंदर मेजरमेंट स्टोर होनी हो, चाहे वो किसी भी चीज की मेजरमेंट हो, उसे आप फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। सही है, तो ये अपना ध्यान में रखिएगा कि हम कौन से वेरिएबल फ्लोट डिक्लेयर करें, कौन से वेरिएबल इंट डिक्लेयर करें। तो आप ये देख लीजिएगा कि फर्ज कीजिए कि अगर आपने प्रोग्राम बनाना है अपना, क्या कहते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के नंबर एंटर करें और उनके उनका एवरेज प्रिंट करें या परसेंटेज प्रिंट करें, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज और परसेंटेज एक मेजरमेंट है, जबकि आपकी जो सब्जेक्ट में हासिल किए हुए जो मार्क्स है वो काउंटिंग है। तो जो मार्क्स के वेरिएबल होंगे वो इंट होंगे, और जो एवरेज होगा या परसेंटेज होगा वो फ्लोट होगा। इसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किस चीज को कहते हैं? इनिशियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि वेरिएबल डिक्लेयर हो गया हो। ठीक है,
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सही है, उस वेरिएबल में कोई असाइन कर रहा है, ठीक है जी। अब इसके अंदर चीज ये है बेटा कि ये जो चीज लिखी हुई है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप जनाब अली जब डिक्लेयर कर रहे हो साथ ही उसकी वैल्यू भी दे दें तो अब ये डिक्लेरेशन नहीं रही, ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। जैसे इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, डेटा टाइप और उसका वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे इंट मार्क्स इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बताया जा रहा है इधर कि ये जो है इंट वेरिएबल है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसका नाम है मार्क्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 75, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क है? वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में ये फर्क है कि वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं दी जाती, और इनिशियलाइज करते वक्त उसकी वैल्यू भी दी जाती है। टाइप कास्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब ये होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना दूसरे डेटा टाइप में, उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी आपने इंट डिक्लेयर किया है और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसको फ्लोट वैल्यू स्टोर करने की जरूरत पेश आई तो वो रन टाइम पे फ्लोट हो जाए, और फिर जरूरत पड़ने के बाद वापस जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे हम कहते हैं कि टाइप कास्टिंग है। दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि वो टाइप कास्टिंग जो प्रोग्रामर करता है, ठीक है, सॉरी, जो कंपाइलर खुद से करता है, आपको पता भी नहीं चलता, वो टाइप कास्ट कर देता है और आपको रिजल्ट दे देता है। जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो प्रोग्रामर करता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में ये होता है कि जो छोटी डेटा टाइप होती है जो मेमोरी में कम जगह घेरती है उस डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट होना है जो मेमोरी में ज्यादा जगह घेरती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है जी, तो ये जनाब अली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। और अगर फ्लोट से वापस इंट में कन्वर्ट करना चाहो, वो छोटी है, इंट डेटा टाइप छोटी है, फ्लोट डेटा टाइप बड़ी है, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। ये हमेशा प्रोग्रामर को करनी पड़ती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर, आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन। कंपाइलर खुद ब खुद ये डिसीजन लेता है कि उसे कब टाइप कास्टिंग करनी होती है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर का मतलब ये कि यूजर ने कोड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी होती लेकिन फिर भी जो है वो एक्सटर्नली टाइप कास्ट कर देता है। जनरली टेक्स प्लेस वेयर एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। ये उस वक्त होती है जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इंट ए है फ्लोट बी है, तो ए इंटू बी, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फ्लोट जनरेट होगा। ए को भी वो फॉर द टाइम बीइंग वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन एन इंटीजर एंड डबल एज ऑपरेंड। अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें फर्ज कीजिए, मैं यही समझा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर लिखा हुआ है इंट ए और फ्लोट बी, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे फ्लोट सी, ठीक है, और मैं कहता हूँ सी के अंदर कोई ए और बी के अंदर कोई वैल्यू देता हूँ और सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, अगर मैं ये कहता हूँ, तो अब इस केस के अंदर ये क्या करेगा कि इसमें इंट जो है वो छोटी डेटा टाइप है, उस इंट ए को कन्वर्ट करेगा और फ्लोट करेगा और उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट को वापस सी में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसने तरीका अख्तियार किया, सही है। तो इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम ये करते हैं, प्रोग्रामर जो है वो कोड लिखता है, इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, ठीक है जी। तो बताता हूँ अभी कास्ट ऑपरेटर क्या है। द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इंट ए है
और सी है और फ्लोट है बी। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मैं देता हूँ अगर सपोज कीजिए, और अगर मैं लिखूं आगे स्टेटमेंट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, अगर मैं ये लिखता हूँ सपोज करें, तो अब क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि ए और बी ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए फॉर द टाइम बिंग इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जाएगा, वो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए और बी का जो रिजल्ट है वो फ्लोट जनरेट होगा, और जब वो स्टोर होने के लिए सी के पास आएगा तो अब सी क्या करेगा? सी चूंकि इंट है तो उसका इंटीग्रल पोर्शन जो है वो स्टोर करेगा। तो अब इस चीज से बचने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा सी को फ्लोट सी। ठीक है जी, इस तरह हम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने फोर्स किया है कंपाइलर को कि वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कि जो फ्लोट एक्स और वाई, ठीक है जी। अब एक्स, और आपको पता है कि परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं हम, तो वो इंट के साथ कर सकते हैं, फ्लोट के साथ नहीं कर सकते। अगर इस केस में हम कंपाइल करेंगे तो ये स्टेटमेंट, ये वाला जो है वो एरर जनरेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया है, रन टाइम पे एक्स और वाई दोनों को इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। जो उनका इंटीग्रल पोर्शन है उसको जो है वो कर देगा, क्या कहते हैं, रिजल्ट जनरेट कर देगा उससे। अच्छा, अब एक और चीज हम करते हैं। ये मैंने कहा इंट ए और फ्लोट बी सी, वो ही रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। कौन सा वाला? जो अभी हमने टाइप कास्टिंग का देखा था। ठीक है, मैंने कहा ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब ये छोड़ते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सी आउट ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसको जब मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट देखिए 7.5 जनरेट हो रहा है। देखिए 7.5 क्यों हो रहा है जनरेट? ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 4 है, बी फ्लोट है, सही है, जबकि ए जो है वो इंट है। जब ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इनके दोनों बाइनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जिनके दो तरफ डाटा आइटम्स होते हैं, इनके दोनों तरफ डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद हो, तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली छोटे डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट करके इसका रिजल्ट प्रिंट कर देता है। ठीक है जी, इस केस में क्या हुआ कि ए जो था वो इंट था, तो रन टाइम पे फ्लोट हो गया, और फ्लोट वैल्यू और जो है कंप्लीट डिवीजन है। अब इसके बरक्स ये कहलाती है इंटरनल टाइप कास्टिंग, जो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली की और आपको पता भी नहीं चला। अब आप ये अगर ये चाहते हैं कि रन टाइम पे ए जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट ना हो, बल्कि बी जो है वो इंट में कन्वर्ट हो, तो अब इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। आपको फोर्स करना पड़ेगा कंपाइलर को कि उसको बी को इंट में कन्वर्ट करो रन टाइम पे। अब इस केस में जब हम रन करेंगे तो आप देख लें कि इसका आंसर क्या आया, 7 आया। ठीक है, 7.5 नहीं आया इस वक्त। क्यों नहीं आया? क्योंकि ए भी इंट है और बी भी उसने इंट कर दिया। तो डिवीजन ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों तरफ इंट हो तो वो इंट इंट वैल्यू जनरेट करता है, वो डेसिमल वाली वैल्यू जनरेट नहीं करता। इस केस में होना तो ये चाहिए था कि 7.5 होता, लेकिन चूंकि दोनों तरफ इंट वैल्यूज हैं तो इसलिए उसने इंटीजर वैल्यू जनरेट करी और 7 जनरेट किया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा -2। ठीक है जी, एंटर अ रियल नंबर, मैंने कहा -1.5, और मैंने इसने कहा करेक्टर, मैंने कहा एन कह दिया मैंने, सपोज कीजिए। आप देख लें इस दफा इसने क्या प्रिंट कर दिया, कंटेंट ऑफ वेरिएबल ए इज -2, कंटेंट ऑफ वेरिएबल बी इज -1.5 एंड कंटेंट ऑफ वेरिएबल सी इज एन। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेटा स्टोर करने का वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज दोबारा सुन लीजिए जो मैं कराना चाहता था आपको आज के इसमें, कि एक तो ये हो गया कि मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज की इनपुट किस तरह भेजते हैं। ठीक है,
एक तरीका तो ये होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को आप फ्रंट टाइम पे इनिशियलाइज करा दें, जैसे मैंने यहाँ करा दी थी, तो ये हमेशा 3 रहेगा। अब इस केस में यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा प्रिंट करेगा आपकी जो है वैल्यू 3। देख लें आप, एंटर रियल नंबर से इसने स्टार्ट किया 3.5, और एंटर करेक्टर ओ। आप देख लें ए की वैल्यू हमेशा ही 3 प्रिंट करेगा, चाहे बी और सी की वैल्यू आप कुछ भी दें, क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया इसके अंदर कुछ। ठीक है, एंटर एन इंटीजर मैंने कहा 7, एंटर रियल नंबर मैंने कहा 8.5, एंटर अ करेक्टर मैंने कहा 8, सॉरी मैंने कहा जे। तो जवाब क्या देगा देखिए, कंटेंट ऑफ वेरिएबल ए इज 7, कंटेंट ऑफ वेरिएबल बी इज 8.5, कंटेंट ऑफ वेरिएबल सी इज जे। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है दोबारा सुन लीजिए, इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट ए बी सी। ठीक है, आपने यूजर से इनपुट लिए, जब यूजर जो भी इनपुट देगा ए में वही ये डिस्प्ले कराएगा, बी में जो इनपुट देगा वही ये डिस्प्ले कराएगा, सी में जो इनपुट देगा वही ये डिस्प्ले कराएगा। ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें आपको कॉन्सेप्ट देना है कि ए यानी कि डेटा टाइप्स के अंदर वैल्यू स्टोर किस तरह होती है। ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यूजर से लें और वैल्यू स्टोर कराएं। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हर वेरिएबल के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी यूजर को मैसेज करने वाली, और दूसरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इनपुट स्टेटमेंट, जो उस टाइप की भी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर से उठा के वेरिएबल में लेके आए। इसी तरीके से ये जो है रियल नंबर, ये जैसे बी है, बी के लिए हमने ये वैल्यू दी, स्क्रीन पे मैसेज दिया, और बी के अंदर दूसरी स्टेटमेंट के जरिए इनपुट ले ली। इसी तरीके से वेरिएबल सी के अंदर के लिए इनपुट लेने के लिए, वेरिएबल सी के अंदर इनपुट लेने के लिए हमने क्या करा कि एक मैसेज किया और उसके अगेंस्ट सी में इनपुट ले ली। जब ये इनपुट ले लिया जाता है उसके बाद हम इसको आउटपुट जनरेट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके प्रोग्राम के 3 पोर्शन होंगे, नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 आउटपुट। ठीक है, तो इस वक्त इस केस में प्रोसेसिंग कोई नहीं है, सही है। आ, इस केस में प्रोसेसिंग कोई भी नहीं है, बस हम जस्ट इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को चेक करके दिखा रहे हैं आपको कि ये काम किस तरह करती है। सही है, तो ये चीज जो है, ये चीज जो है कंट्रोल, ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आ जाएगा जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। और आप जो है वेरिएबल्स को यूज करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट में, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे ये 7 प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ बी प्रिंट करा रहा है तो 8.5 हमने दिया था रन टाइम पे, या सी प्रिंट करा रहा है तो 6 जो वैल्यू हमने दी थी वो प्रिंट होगी। इस प्रोग्राम को जितनी दफा भी रन करेंगे आप, ये आपसे हर दफा जो वैल्यू देंगे वो ये प्रिंट करा देगा।